स्पेशल फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा के लिए टेबल और ग्राफ पर ये पार्ट 4 है, जिसमें आज भी हम लोग बार डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन सेकेंड कैटेगरी के हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर ईयर में या किसी पर्टिकुलर मद में एक साथ कई आइटम्स की सूचनाएं दी जाती हैं और उन सूचनाओं को, उनके वैल्यूज को देखकर हम लोग पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इसमें देखिए ये संकेत जो बनाए गए हैं, औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति। तो इस खाने में जो संकेत बनाया गया है, ये तिरछी रेखाएं खींची गई हैं। तो तिरछी रेखा के लिए ये वाला ग्राफ औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों का है, और जो खाने में सीधी लाइन बनाया गया है, वर्टिकल लाइंस, ये कोयले की खान के लिए है। कोयले की खान में मारे गए व्यक्ति और ये औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति, ये इनके लिए संकेत यूज किया है। अब हम लोग ग्राफ का अध्ययन करेंगे। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर ईयर्स दिखाए गए हैं, ईयर्स माने साल, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या है। तो 2006 में औद्योगिक दुर्घटना में 1200 लोग मरे हैं और कोयले की खान में 300 लोग मरे हैं। 2007 में औद्योगिक दुर्घटना से 900 लोग और कोयले की खान में 150 लोग। 2008 में 1100 लोग मरे हैं औद्योगिक दुर्घटना में और 200 लोग मरे हैं कोयले की खान में। 2009 में यही आंकड़ा 800 और 200 के लिए दिया है। अब ये आंकड़ों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया कि एक्स एक्सिस पर ये पर्टिकुलर ईयर्स दिए गए हैं और वाई एक्सिस पर दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या है। और ये व्यक्ति दो तरीके से दुर्घटना में मारे गए हैं। एक तो औद्योगिक कारणों से, औद्योगिक खान जो संस्थान है उसमें मारे गए हैं, और दूसरा कोयले की खान में। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2006 में कोयले की खान में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की कितनी प्रतिशत है। 2006 में दो ग्रुप हो गया, एक औद्योगिक का और एक कोयले की खान। तो 2006 में 1200 व्यक्ति औद्योगिक वाले में मारे गए हैं और 300 व्यक्ति कोयले की खान। अब ये तो आपने सूचना लिख लिया। अब प्रश्न किससे तुलना की जा रही है। 2006 में कोयले की खान में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की कितनी प्रतिशत थी। औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों से तुलना हो रही है, तो प्रतिशत निकालने के लिए जिससे तुलना होती है वो हर में रहता है, यानी ये 1200 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 300, यानी 1200 से तुलना 300 की हो रही है और ये प्रतिशत में हो रही है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 300 चौके 1200 और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, तो 25% इसकी संख्या थी। जो कोयले की खान में मारे गए व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों की संख्या दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की 25% थी। तो औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों से इसकी तुलना हो रही है, इसलिए औद्योगिक दुर्घटना का जो डाटा है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। जिससे तुलना होती है वो डिनोमिनेटर में रहता है, जिसको तुलना करनी रहती है वो न्यूमरेटर में रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, किस वर्ष
औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी? किस वर्ष? ये तो बड़ा आसान है, देखिए इन दोनों को जोड़ लेना है। 12, 3, 15, 9 और 10.5। 2007 में कुल टोटल 150 लोग मरे, 2006 में 1500 लोग मरे, 2008 में 1100 और 200 1300 लोग मरे, 2009 में 800 और 200 1000 लोग मरे। तो सबसे कम कब मरे हैं लोग? तो सबसे कम 2008 में मरे हैं, क्योंकि इन दोनों की जो संख्या है, इन दोनों का जो योग है, वो सबसे कम 2009 में है और सबसे अधिक 2006 में है। तो देखिए इसका आंसर तो बहुत आसान हो गया, 2008 ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं 2009 है ये आंसर, हमने 2000 ठीक कर दिया था, ये 2009 है जिसमें सबसे कम लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वालों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटना में मरने वालों व्यक्तियों की संख्या अधिक थी? किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वालों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अधिक थी? अब आप खुद सोच कर बताइए, आपके सामने ये ग्राफ है। औद्योगिक घटना में सबसे अधिक कब मरे हैं लोग? 2006 में। 2006 में जो है औद्योगिक दुर्घटना में किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वालों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वालों व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी? किसमें है? 2006 में। 2006 में सबसे ज्यादा औद्योगिक दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, कोयले की खान को छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वालों को छोड़कर कोयले की खानों में मरने वालों व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी? कोयले की खान में 2007 में सबसे कम लोग मरे हैं, यहाँ पर 150 ही है, बाकी सब जगह 200, 200 या 300 है। तो यहाँ पर 2007 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार आप जो है इसका सही से अध्ययन कर लें। 2005 देखिए, औसतन एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए? अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों का औसत निकाल लेना है। औसतन दिया है तो यहाँ पर 2006, 2007, 2008 और 2009, इन सब में जो लोग मारे गए हैं इनका औसत निकालना है, दोनों को मिला करके। देखिए यहाँ आप लिखा है ना, कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए। तो यहाँ पर 2006 में 1200 और 300, 1500 लोग मारे गए हैं, दोनों मिला करके। 2007 में 900 और 1050, यानी 1050 यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 900 और 150 जोड़ेंगे तो 1050 आ गया। 2008 में 11 और 2 1300 और 2009 में जो है 1000 है। इसमें आपको 4 से भाग देना है तो औसत निकल आएगा। तो सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4850 और इसमें आपको 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो ये आपका आ गया 1212.5। तो 1212.5 ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहां पर देखिए कि यहाँ एक बहुखंड
दंड चित्र दिया गया है जो एक कॉलेज में 4 संकायों में विद्यार्थियों की संख्या में वर्ष 90-91 और वर्ष 92-93 तक हुए परिवर्तन को दर्शाता है। दंड चित्र का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। देखिए, ये कला के लिए व्हाइट, ये जो व्हाइट वाला है ये कला के लिए यूज हुआ है। विज्ञान के लिए ये जो डार्क दिख रहा है, और वाणिज्य के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा वाला जो ग्राफ है वो वाणिज्य के लिए है, और सीधी रेखा वाला जो ग्राफ है इस तरह से ये विधि के लिए, विधि माने ला के लिए। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए सबकी मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पर देखिए किस संकाय में, संकाय माने फैकल्टी, विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। यानी किस संकाय के कला में, विज्ञान में, वाणिज्य में, विधि में, किसमें सब लगातार विद्यार्थी कम हो रहे हैं। तो देखिए ये अगर कला को देखा जाए तो कला में विद्यार्थी लगातार कम हो रहे हैं। कला में पहले 600 थे, फिर 550 हुए, फिर 500 हुए। लेकिन अब वहीं पर विज्ञान देखेंगे तो विज्ञान में ये बढ़ रहे हैं, पहले 400 थे, फिर 500 हुए, फिर 600 हुए। तो यहाँ पर गिरावट विज्ञान में नहीं है, कला में है। दूसरी ओर देखिए, अगर वाणिज्य में चलेंगे तो वाणिज्य में देखिए विद्यार्थी ये बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। विधि में देखिए तो विधि में भी विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। तो किसमें विद्यार्थी लगातार कम हुए हैं? तो आप कह देंगे कला में, आर्ट में विद्यार्थी कम हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया कला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1990 और 91 में विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत था। विज्ञान संकाय में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? 1990-91। 1990-91 ये वाला है, इसमें सारे विविध संकायों को जोड़ लिया जाएगा। तो कला में 600, विज्ञान में 400 और 200 वाणिज्य में है और 150 है विधि में। इन सबको जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा? 1350 सर। 6 4 10 2 12 12 1 1350। 1350 ये आ गया टोटल विद्यार्थी हैं। इस टोटल विद्यार्थी में 90-91 में विज्ञान में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? तो विज्ञान में देखिए ये 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इनका प्रतिशत देखना है। किसके सापेक्ष देखना है? टोटल के सापेक्ष। कितने विद्यार्थी विज्ञान में है? 400, और इसे परसेंटेज में बदल दें। देखिए 1 0 यहाँ का, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब यहाँ ये हो जाएगा 4000, और 4000 में 135 से भाग देना। तो 5 से आप इसे काट सकते हैं। 5 8 40, 800, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो 800/27 हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 27 दूनी 54। कितना हो जाएगा? लगभग 29 दशमलव समथिंग के बराबर आ रहा। तो विज्ञान का जो विद्यार्थियों का प्रतिशत है 29.62 के करीब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्ष 1991-92 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष में वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना थी? देखिए 91-92 में टोटल संख्या कितनी है? टोटल 15। देखिए 550 धन 500, 250 धन 200। देखिए 550 और ये 250 मिल करके 800 हो जाएंगे। 5 2 7 और ये 800, 8 5 13 और 13 2 15। तो कुल 1500 छात्र हो गए।
अब पूछ रहा है कि वाणिज्य के जो विद्यार्थी हैं कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले ये हॉरिजॉन्टल लाइनें 250 हैं, जी तो इनका कितना गुना है ये पूछ रहा है। गुना निकालने के लिए फिर 250 को ऊपर और 250 से भाग दे देते हैं इसमें गुना निकालने के लिए। तो ये 1500 में 250 सा भाग देने तो पता चलेगा कि 1500 250 का कितना गुना है। और 25 से इसे काट देंगे तो 5 5 25, 25 6 के 150। ये कितना आ गया? 6 गुना आ गया, आएगा सर, 6 सर आएगा, 6 आ जाएगा। 1 0 से काट देंगे तो ये नहीं रहेगा, ये टोटल आ जाएगा 600। 6 तो 6 गुना विद्यार्थी जो हैं वाणिज्य से 6 गुना विद्यार्थी टोटल हैं, यानी टोटल संकायों के विद्यार्थी जो है वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का 6 गुना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 90-91 की तुलना में 92-93 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ 90-91 देख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 92-93। और यहाँ पर आपको क्या देखना है? केवल विज्ञान के विद्यार्थी देखने हैं। तो 90-91 में विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो 400 हैं, और 92-93 में विज्ञान के विद्यार्थी कितने हैं? 600 हैं। कितनी की वृद्धि हुई है? 200 की। 200 की। अब इसी वृद्धि को प्रतिशत में देखना है। 200/4। 200/400 इंटू 100। देखिए ये कितना हो गया? 200 से काट देंगे इसको, 50 में कट जाएगा और ये हो जाएगा 50%। तो 50% की वृद्धि हुई है 90-91 की तुलना में 92-93। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है। एक कंपनी का कई वर्षों का आय व्यय का विवरण यहाँ लाख रुपए में दिया गया है। आय के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और व्यय के लिए वर्टिकल लाइन का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी वैल्यू लिख लेंगे ताकि हमको जल्दी से इसे करने के लिए आसानी रहे। तो 1982 में जो आय है ये 30 लाख है, तो 30 यहाँ पर लिख दिए, और व्यय जो है 20 है, 20 लिख दिए। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 50 है और ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 40 है। सबसे पहले ये काम करेंगे, ये वैल्यू 30 है और ये वैल्यू 60 है और ये वैल्यू 40 है, ये वैल्यू फिर 60 है और ये वैल्यू 35 है। 35 है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है कि 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है? लाभ कब होता है? आय में से व्यय निकल जाएगा तो क्या बचेगा? लाभ। आप कितना पैसा कमाए और उसमें से कितना व्यय हो गया, तो जो कमाए हैं और जो व्यय हो गया उनका डिफरेंस जो है यही आपको बताएगा लाभ। तो यहाँ पर साल दे दिया है 1983 और 1984 में 10 लाख। यहाँ पर हम लोग 1983 लिख लें और यहाँ 1984 लिख लें। तो 1983 में आय कितनी है? 1983 में 50 आय है और 1984 में ये आय 40 है। 1983 में व्यय कितना हुआ? 30 हुआ और 1984 में भी व्यय 30 हुआ है। अब अंतर देखिए कितना हो गया, यहाँ 20 का अंतर है और यहाँ 10 का अंतर। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, 20 और 10 का लाभ का अंतर। तो लाभ का अंतर कितना हो गया? 10, और ये लाख में है तो इसको 10 लाख कह देंगे।
तो 10 लाख का अंतर है और ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। तो अब यहां आय का सभी वर्षों की औसत आय निकालनी पड़ेगी। तो 1982, 1983, 1984, 1985 और 1986, इस सब में आय कितनी है ये हमको जोड़ना है, इनका औसत निकालना है। तो आय देखिए 1982 में 30 है, 1983 में 50 है, 1984 में 40 है, 1985 में 60 है और 1986 में भी 60 है। और सबको जोड़ेंगे तो औसत मिलेगा। तो देखिए कुल मिलाकर ये 5 है, तो जोड़ करके 5 से भाग देना है। 6 6 12, 12 4 16, 5 21 और 3 24, 240/5 आ गया। 240/5 जब इसको देंगे तो ये आ जाएगा 48। अब आपको ये देखना है कि वह कौन से वर्ष हैं जिसमें आय जो है दिए गए औसत के आय से अधिक रही है, यानी 48 से अधिक। तो 48 से अधिक वाला क्या है, देखिए यहाँ पर ये 50 है आय, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है। तो 48 से अधिक वाला 1 ही है, 2 है और ये 3 है। तो 3 ऐसे वर्ष रहे हैं जहां औसत जो आया है आय का, उस औसत से इन वर्षों में आय अधिक रही है। 1983 में अधिक रही है, 1985 में अधिक रही है और 1986 में अधिक रही है, क्योंकि 48 से 50, 60, 60 ये अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना है। अब देखिए यहां औसत लाभ और औसत आय की बात कर रहा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आय औसत आप निकाल चुके हैं, लेकिन वहां से इसका काम नहीं बनने वाला। यहां आपको पूरा 1982 से लेके 82, 83, 84, 85 और 86 इनके जो आय हैं वो लिखना पड़ेगा और इनका व्यय लिखना पड़ेगा, और तब आपको लाभ मिलेगा। लाभ का औसत यहां से मिलेगा। तो 82 में आय कितनी है, उन्नीस सौ 82 में आय 30 है, 83 में 50, 84 में 40, 85 में आय हो गई 60 और 86 में भी 60 है। व्यय देखिए कितना है, व्यय 82 में है 20 और 83 में है 30, 84 में व्यय भी 30 है, 85 में व्यय 40 है और 86 में व्यय 35 है। सबका डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस 10 आ गया, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर आ गया 5 में से 3 गया, दोनों आएगा 25 आ गया। अब इसका हम लोगों को औसत निकालना है लाभ का। तो लाभ का औसत कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ लीजिए। 2 2 4, 1 5 2 7 और 1 8, ये 85 हो गया और ये आ गया 5। तो भाग देंगे तो कितना आ गया 17। औसत कितना आया था हम लोगों का, आय का औसत कितना था 48। आय का औसत था और लाभ का औसत। एक बार आप निकाल चुके हैं तो दोबारा आय का औसत निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो 48 आया था और लाभ का औसत 17 है। तो 48 संबंधित 17 इसका आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस तरह से आप चलिए। यहां पर यही एक बात सावधान रहने की थी कि अगर आप औसत आय का और व्यय का निकाल के घटा करके लाभ का औसत समझ लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लाभ का औसत इसी तरीके से निकलेगा तब सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं कह रहा है कि वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 1982 और 1986 यहां लिख लेना है। लाभ कैसे मिलेगा, आय और व्यय का जो अंतर होगा तभी लाभ हमको मिलेगा। तो 1982 में आय कितनी है, 30 है और व्यय है 20। ये 30 है और ये है 20। और 1986 में आय 60 है और जो व्यय है वो है 35। तो यहां पर अंतर देखिए, ये 10 का हो गया और ये हो गया 25। तो पूछ रहा है आय का अंतर, पूछ रहा है यहाँ लाभ का अंतर नहीं, लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना वृद्धि हुआ है, 15 का। 15 का वृद्धि किस पर है, 10 पर। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो 10 में 15 की वृद्धि हुई है तो 100 में कितना होती, तो 10 दाह में 100 और 15 दाह में 150। तो 150% की वृद्धि हो जाएगी 1982 की तुलना में। जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहता है। 1986 में लाभ जो होगा वो 150% अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में पूछ रहा है कि वर्ष 1982 से लेकर 1986 तक कुल आय और कुल व्यय से कितना अधिक है। तो आपको क्या करना है, 82 से 1986 तक का आय आप जोड़ लिए हैं। वो आय कितना है, सबसे ऊपर आपने इसका आय जोड़ा था तो कितना आया था, 240। 1982 से और 1986 तक की आय आ गई है 240 और व्यय जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, व्यय 155 आएगा। तो इनका जो अंतर है वही पूछ रहा है कि कितना अधिक है। तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 13 में से 5 गया 8 5 13। तो व्यय से 85 लाख ज्यादा जो है आय है। तो इसका आंसर हो गया 85 लाख। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे। कुल 3 ग्राफ मैंने लिया था जिसमें कुल 14 क्वेश्चन थे। कल के क्लास में हम लोग बार डायग्राम से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने कैटेगरी के आते हैं वो सब कर लेंगे। और परसों पाई हम लोगों को पाई डायग्राम पर क्वेश्चन करके ये डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ का काम खत्म हो जाएगा। बाकी आप किसी भी ऐसी किताब से जहां पर ग्राफ के क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो आप बेधड़क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फोन करके भी मुझसे अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।